नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का बहुत स्वागत है कृषि दर्शन के आज के अंक में। मित्रों, परंपरागत खेती में परिश्रम अधिक होता था और मुनाफा कम मिलता था। ऐसे में कृषि के क्षेत्र में कई नए परिवर्तन हुए। कई किसान भाइयों ने खेती को उद्यमिता से जोड़ा, खेती किसानी के आधुनिक रूप को अपनाया, जिसे हम स्मार्ट खेती भी कह सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम में इसी विषय पर होगी बात कि फसल उत्पादन के साथ किसान भाई और किस प्रकार से अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं, कैसे वो किसान के साथ साथ एक व्यवसाय भी बन सकते हैं। यानी बात करेंगे कृषि में उद्यमिता विकास की संभावनाओं पर और साथ ही साथ बात करेंगे नर्सरी के लाभदायक व्यवसाय की भी। तो शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम और सबसे पहले जानते हैं कि हमारे किसान भाई कृषि के साथ साथ सह व्यवसाय कैसे शुरू कर सकते हैं। ये व्यवसाय कौन कौन से हैं जिनमें कम लागत में अधिक मुनाफा प्राप्त किया जा सकता है। इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रही हैं डॉक्टर अभिलाषा शर्मा। आप सीहोर कृषि महाविद्यालय में कृषि वैज्ञानिक हैं। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे कृषि क्षेत्र में उद्यमिता की संभावनाओं के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि उद्यमिता क्या होती है। उद्यमिता का अर्थ होता है कोई भी आर्थिक क्रियाएं जिनसे हम उत्पादन करते हैं और आर्थिक लाभ को प्राप्त करते हैं। सामान्यतः उद्यमिता में कोई ना कोई नवाचार जरूर होता है। जैसे वर्तमान समय में आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, तो ये बहुत आवश्यक है कि कृषि के क्षेत्र में भी हम उद्यमिता की संभावनाओं को पहचानें और उद्यमिता विकास पर महत्व दें। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे प्रमुख कृषि उद्यमों के बारे में बताना चाहूँगी जो बहुत कम लागत में आप प्रारंभ कर सकते हैं और शासन की तरफ से भी आपको इन सभी कार्यक्रमों पे अनुदान और लोन की सुविधा प्रदान की जाती है। तो इसमें सबसे पहला उद्यम जो मैं बताना चाहूँगी वो होता है नर्सरी द्वारा पौध तैयार करके उनका विक्रय करना। इसमें आप जो भी फलदार पौधे हैं या फूलों के पौधे हैं वो आप तैयार कर सकते हैं और उनका विक्रय कर सकते हैं। आपके पास खेत में जो भी छायादार स्थान है वहाँ पर आप ये नर्सरी का कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। पहले आप इसे छोटे स्तर पर प्रारंभ करें और धीरे धीरे आप इसे बड़े स्तर की तरफ लेकर जाएं। फिर जैसे आजकल दूसरा पॉली हाउस और नेट हाउस का भी बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है। इसकी सबसे अच्छी विशेषता ये होती है कि इसमें हम बेमौसमी फल सब्जियों का भी उत्पादन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको अनुदान मिल जाता है। आप अपने खेत पर पॉली हाउस, नेट हाउस को लगवाएं और उसमें आप बेमौसमी फल सब्जियों को लगाकर पूरे साल भर अपनी आय को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भी आपके लिए उद्यम का एक अच्छा स्रोत हो सकता है। फिर उसके बाद मैं बात करूँगी प्रसंस्करण की। जैसे हम आजकल मार्केट में जाते हैं, आलू के चिप्स खरीदते हैं या आलू का पाउडर खरीदते हैं, उसका भी आजकल बहुत डिमांड है। या फिर हम टमाटर का सॉस खरीदते हैं, जैम जेली खरीदते हैं। तो ये सारी ही चीज़ें हमें काफ़ी महंगी कीमत में मिलती है। इसके विपरीत अगर किसान भाई चाहें तो स्वयं इन चीज़ों का निर्माण करें और अपने घर पर ही प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना कर दें। उससे वो अपने एक उद्यम की तरह प्रारंभ कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं बात करना चाहूँगी सोयाबीन की। सोयाबीन का तेल के लिए प्रयोग काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है, लेकिन क्योंकि सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है तो सोयाबीन का प्रयोग वर्तमान में दूध और पनीर और बढ़िया के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो किसान भाई इसकी भी जो मशीन होती है वो अपने घर पर स्थापित कर सकते हैं, प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं और इसको भी एक व्यवसाय की तरह प्रारंभ कर सकते हैं। उसके बाद फिर मैं बात करूंगी अन्य जो उद्यम प्रारंभ कर सकते हैं। आजकल ऑर्गेनिक फूड का, जैविक खाद्य पदार्थों का भी बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है। तो किसान भाई जैविक तरीके से अपनी फल सब्जी का उत्पादन करें और उसको भी वो मार्केट में या ग्राहकों तक सीधे पहुँचा के अपने आय के साधन बढ़ा सकते हैं। उसके बाद जो अन्य तरीका है उसमें मैं बताना चाहूँगी मशरूम उत्पादन। अगर आपके पास एक कमरे के बराबर जगह है तो आप प्रशिक्षण प्राप्त कर लें और मशरूम उत्पादन का काम शुरू कर सकते हैं। मशरूम का भी पोषण महत्व बहुत ज़्यादा होता है, तो मशरूम की भी लगातार बाज़ार में मांग बनी होती है। तो इसे भी आप एक अच्छे उद्यम की तरह प्रारंभ कर सकते हैं। उसके बाद फिर मैं अगला बताऊँगी आपको, आप मधुमक्खी पालन का काम शुरू कर सकते हैं। मधुमक्खी पालन भी बहुत कम लागत में आप प्रारंभ कर सकते हैं। शहद का प्रयोग दवाइयों के निर्माण में होता है। प्योर शहद की मांग भी हमेशा बनी होती है, तो ये भी आपके लिए एक अच्छे उद्यम का विकल्प हो सकता है। फिर जैसे आजकल वर्मी कंपोस्ट या केचुआ खाद की भी बहुत मांग है। इसे हम खेतों में तो प्रयोग करते ही हैं, साथ साथ जो लोग अपनी किचन गार्डनिंग करते हैं या टेरेस गार्डनिंग करते हैं या छोटे छोटे पौधे अपने गमलों में लगाते हैं, उन्हें भी इसकी आवश्यकता होती है। तो इसके लिए भी आप प्रशिक्षण प्राप्त कर लें, अनुदान के माध्यम से अपने यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट यूनिट की स्थापना कर लें और इसे आप जैसे लोगों की आवश्यकता है उस आवश्यकता अनुसार आप इसके पैकेट तैयार करें। आप छोटे पैकेट्स में तैयार करें, बड़े पैकेट्स में तैयार करें। अगर किसी को एक गमले में एक प्लांट के लिए आवश्यकता है तो वो आप तैयार करें और इसका विक्रय करके भी आप एक सफल उद्यम अपना विकसित कर सकते हैं।
तो ये तो कुछ उद्यम के आपके कृषि के क्षेत्र में विभाग हैं जिनमें आप अपना उद्यम प्रारंभ कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसे मुर्गी पालन है, बकरी पालन है, मछली पालन है, पशुपालन है, कृषि आदान से संबंधित व्यापार हैं, बीज उत्पादन है, इन सब को भी आप एक व्यवसाय की तरह प्रारंभ कर सकते हैं। इसमें मैं एक बात विशेष रूप से कहना चाहूँगी कि ये जितने भी उद्यम हैं इसमें जो हमारी कृषक महिलाएँ हैं वो भी सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी निभा सकती हैं। सामान्यतः उद्यमिता में जो महिलाएं हैं वो काफ़ी पीछे रह जाती हैं, लेकिन ये सारे उद्यम जो हैं महिलाओं को घर में उपलब्ध संसाधनों से और थोड़े से प्रशिक्षण से ही महिलाएं इसका उद्यम अपना प्रारंभ कर सकती हैं। शासन द्वारा विभिन्न योजनाओं में और अनुदान में भी महिलाओं को विशेष पात्रता दी गई है, तो महिलाएं भी अपना उद्यम प्रारंभ कर सकती हैं। फिर जैसे मैंने बात कही कि अनुदान और प्रशिक्षण की, तो इसके लिए हमारे जो किसान भाई हैं वो कृषि विभाग से, उद्यानिकी विभाग से और MSME लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योग विभाग जो है वहाँ से आप लोन के लिए और अनुदान के लिए संपर्क कर सकते हैं। प्रशिक्षण की अगर मैं बात करूं तो प्रशिक्षण के लिए आप उद्यानिकी विभाग है, कृषि विभाग है, कृषि विज्ञान केंद्र है और कृषि महाविद्यालय द्वारा संपर्क करके आप प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। तो अंत में मैं यही कहूँगी कि कृषि के क्षेत्र में उद्यमिता के अवसर बहुत है, बस आवश्यकता है इन उद्यमों को हम पहचानें और इन्हें एक सफल उद्यमिता की तरह विकसित कर पाएँ। धन्यवाद। किसान भाइयों, फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम जानेंगे नर्सरी कैसे है लाभ का व्यवसाय। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद किसान भाइयों आपका स्वागत है। अब बात करते हैं नर्सरी व्यवसाय की, जिसमें कम लागत, कम स्थान और कम संसाधन में भी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि नर्सरी व्यवसाय क्यों और कैसे किया जाना चाहिए। इस बारे में जानकारी दे रहे हैं सीहोर कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर राजकुमार धाकड़ जी। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम नर्सरी के व्यवसाय के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें चारों तरफ ये नर्सरी लगी हुई है और ये सबसे फ़ायदेमंद व्यवसाय है। फ़ायदेमंद कैसे है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि इसको करने के लिए हमको कम से कम जगह चाहिए और कम से कम जगह में आप लाखों प्लांट, लाखों पौधे रख के बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। आप देखिए, इस में अभी एक छोटे से एरिया में, एक छोटी सी जगह में कम से कम 1 लाख प्लांट, 1 लाख पौधे रखे हुए हैं। आप यकीन मानेंगे, इन 1 लाख पौधों की कीमत लगभग 20 लाख रुपए समथिंग होगी। तो आप ये सोचिए कि छोटे सी जगह में बड़ा मुनाफा वाला ये बिजनेस है। जिन किसानों के पास कम ज़मीन है, जो अपनी जो पुरानी फसलें होती हैं, जो ट्रेडिशनल फसलें बोलते हैं, उनसे अगर फ़ायदा आप नहीं कमा पा रहे हैं तो आप एक छोटे सी जगह में ये नर्सरी का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। इसे शुरू करना बहुत आसान है। आप इसका देखिए कि बहुत सारे पौधे जो हैं ना, इसकी कलम से तैयार हो जाते हैं और कलम हमारे चारों तरफ कहीं ना कहीं हमें मिल जाती हैं। पार्क जो होते हैं उनमें अपनी कई सारी कलम्स मिल जाती हैं और दूसरे जैसे फल वाले पौधे होते हैं उनमें क्या होता है कि इसके लिए अपना गावा की कलम मिल जाती हैं,
आप गुठली उगा के आम की ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, उसकी कलम लगा सकते हैं आम के ऊपर दूसरे आम की। तो मेरा कहने का मीनिंग आपसे मेरा मतलब यही रहेगा कि ये व्यवसाय बहुत ही फ़ायदेमंद है, आप इसकी तरफ जा सकते हैं। तो चलो हम आज ये चर्चा करते हैं कि इसे शुरू करने के लिए हमको क्या क्या चीज़ चाहिए रहेगी। तो जो सबसे उपयुक्त होता है कि जगह का चुनाव कैसे करें। तो किसान भाइयों, हम ये जानना चाहते हैं कि आप किसकी जो है तैयार करना चाह रहे हैं। आप फलदार नर्सरी तैयार करना चाह रहे हैं कि आप ये शोभाकारी प्लांट की नर्सरी तैयार करना चाह रहे हैं, या आप छायादार पौधों की नर्सरी तैयार करना चाह रहे हैं, या आप खुले वातावरण वाले पौधों की नर्सरी तैयार करना चाह रहे हैं। तो ये जो चार से तरीके जो इसमें आइडिया हैं, उनमें आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो मेरा सजेशन है कि जो ओपन कंडीशन वाले होते हैं, जो ओपन वातावरण वाले होते हैं, वो सबसे अच्छे होते हैं। तो इनमें आप लोग जैसे ऑर्नामेंटल की बात करें, शोभाकारी पौधों की बात करें, तो इसमें आप देख लीजिए कि जैसे अपना दुरंता होता है, गुड़हल होती है, क्रोटन होता है, अपना फाइकस होते हैं, अपने पाम्स होते हैं। तो इन सब का बहुत महत्व है। अब इन सभी में इनकी रेट आप देखोगे कि थोक में 10 रुपये 15 रुपये 10 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा रेट पड़ेगी एक पौधे की, और उसकी कीमत आपको 10 गुना मिलेगी। आप उसको 1 साल रखिए, केयर करिए, और आपको वो 100 रुपये का मिलेगा। तो जगह का चुनाव हमको ऐसी जगह करना है जहाँ पर हमें जो है बाज़ार से कनेक्टिविटी, बाज़ार से उसका जो है संपर्क आसान हो। जैसे कि रोड के किनारे हो सके तो किसी बाज़ार के नज़दीक हो तो ज़्यादा उपयुक्त है। नहीं है तो जो आजकल हाईवे रोड निकले हैं उसके किनारे आप कर सकते हैं। तो जगह कितनी चाहिए? अगर किसी के पास आधा बीघा भी ज़मीन है तो इसकी खेती और इसकी जो है बिजनेस वो बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। जैसे आपको बताऊं कि मैं अभी दिन ब दिन जो है शोभाकारी पौधों की जो डिमांड है बढ़ती जा रही है, क्योंकि हर कोई इंसान अच्छा दिखना, अच्छा रहना चाहता है, अच्छी खूबसूरत जगहों में रहना चाहता है। हर किसी को फूलों से लगाव होता है, गुलाब वगैरह जो हैं सभी से उनको लगाव होता है। तो जो जगह का चुनाव हो गया। दूसरा आपको चाहिए मिट्टी। तो इसके लिए लाल मिट्टी जो होती है सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। तो लाल मिट्टी आप कहीं से भी इकट्ठी कर लें, बहुत सस्ती मिल जाती है। 1000 रुपये का एक ट्रैक्टर और 2000 रुपये का एक ट्रक तक मिल जाती है। तो एक ट्रक मिट्टी आपकी साल भर काम चला देगी छोटे व्यवसाय के लिए। तो जो मिट्टी है, तो लाल मिट्टी से क्या फ़ायदा होता है कि उसमें पानी जमाव नहीं रहता है। पानी जो बरसात का बरसता है तो वो निकल जाता है, या फिर हम जो हाथ से डालते हैं वो गमले के थ्रू या पॉलीबैग के थ्रू वो बाहर निकल जाता है। जबकि जो काली मिट्टी होती है उसमें पानी जमा रहता है, जिससे पौधों के गलने की समस्या होती है। तो उस नुकसान से बचने के लिए हमें मिट्टी का चुनाव लाल ही करना चाहिए। तीसरा जो सबसे उपयुक्त तो इसका भाग है वो है अपन को खाद। तो खाद के लिए हमको इसमें जो भी है नाइट्रोजन चाहिए, फास्फोरस चाहिए, पोटेशियम चाहिए, और जो भी सूक्ष्म तत्व होते हैं वो मिल जाएं तो बहुत अच्छा उपयुक्त होता है। आप इसको 15 दिन या 20 दिन, नहीं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन में तो 1-2% नाइट्रोजन का इसमें अगर पौधों में स्प्रे करते हैं तो वो हरे भरे बने रहते हैं। क्योंकि और जब हम पौधे पॉलीथीन में लगाते हैं उस टाइम भी अपन 1 ग्राम 2 ग्राम पर पॉली बैग के हिसाब से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम मिला देना चाहिए, जिससे कि उनकी जो बढ़वार है वो बहुत अच्छी सके, जो उनका विकास है बहुत अच्छा हो सके। अगर आप शोभाकारी पेड़ और फलदार पेड़ों की नर्सरी तैयार करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 लाख रुपए में अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, जिसमें आपको कुछ पेड़ बाहर से खरीदने पड़ेंगे, जिनको आप लगा के और बाद में कलम बनाने के लिए अपने खेत में इनको अपन मदर प्लांट बोलते हैं, वो आपको बना के रखना पड़ेगा। तो आप आधा बीघा में ये लगा के रख लें, और छोटी सी जगह, वो आधा बीघा से 1/4 जगह में आप अपना एक ग्रीन शेड में सारे पौधों का एक सिस्टमेटिक जमाव करते चलें। जिस प्रजाति का पौधा है उसके अनुसार जमाव करते चलें। तो शुरुआत में आपको इनकम कम होगी,
क्योंकि शुरुआत में हम 1 साल तो पौधों को बनाने में, तैयार करने में लगता है, लेकिन आपको 1 साल के बाद आपकी हर साल इनकम बढ़ती जाएगी और 3 साल के बाद आपकी जो इनकम है 4 गुना 5 गुना तक बढ़ जाएगी। तो ये हो गया। तीसरी जिसकी एक अत्यंत जो महत्वपूर्ण भाग है वो है कि लेबर, चतुर लेबर जिसको बोलते हैं, वो हमको चाहिए। तो जो स्किल्ड पर्सन इसको बोलते हैं, चतुर लेबर, तो वो अगर हमारे पास नहीं है तो हम लोग सक्सेसफुल नर्सरी नहीं कर पाते। इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें कहीं ना कहीं प्रशिक्षण ले लेना चाहिए, अन्यथा हमें कुछ दिन ऐसे लेबर रखना चाहिए जिसमें गार्डन करने का अनुभव हो, उसे कलम बांधना, गुटी बांधना, कटिंग लगाना, ग्राफ्टिंग करना, बडिंग करना, इन सब का ज्ञान हो। तो इससे क्या होगा कि अपन को जल्दी सफलता मिल जाएगी। ये 5-6 चीज़ों की अगर हमें जानकारी है तो हम नर्सरी बहुत अच्छी कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसका सबसे जो अलग भाग आता है, अलग पार्ट आता है कि हम इसके लिए कितना पानी चाहिए। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा पानी हमको नहीं चाहिए। इसके लिए हमें, अगर आप लोग के पास थोड़ा बहुत भी पानी है जो गर्मियों बना रहता है तो उससे काम चल जाएगा। और पानी को बचाने के लिए आप क्या करें कि ऊपर से ग्रीन नेट जो होता है, जो हरा नेट आता है बाज़ार में, उसको डाल दें 80% वाला, तो आपकी लगभग 70-80% पानी बच जाएगा। इससे आपको एक तो पेड़ मरेंगे नहीं और पानी की खपत भी कम लगेगी। दूसरी ये चीज़ है कि अब आता है कि हमने पेड़ बना लिया, पेड़ सब कुछ कर लिया, और दूसरा इसकी मार्केटिंग कैसे करें। तो मार्केटिंग करने के लिए आप लोगों से संपर्क करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें। और बाज़ार में छोटी नर्सरी वालों के पास चले आएँ, उनको अगर ज़्यादा है तो थोक में उनको दे दें, नहीं तो आप रोड पर रख के बेचें। आप बाज़ार में जैसे हाट लगती हैं तो एक ट्रैक्टर भर के वहाँ ले गए, वहाँ बिक जाएंगे। इस तरह से आपको नर्सरी का आपको सेल करना है। थैंक यू किसान भाइयों, धन्यवाद। और चलिए किसान भाइयों, अब आप देखिए खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं कृषि की खास खबरों पर। मध्य प्रदेश बनेगा कृषि का मॉडल राज्य, मध्य प्रदेश के विकास के 5 सूत्र। मुख्यमंत्री टमाटर की उन्नत पौधशाला, जीरो टिलेज सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, किसानों को मौसम विभाग की सलाह। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के साथ मंत्रालय में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में कहा कि मध्य प्रदेश मिशन मॉडल पर कृषि विकास के लिए कार्य करते हुए तेजी से आगे बढ़ रहा है। निश्चित ही एक दिन प्रदेश कृषि का मॉडल राज्य बनेगा। श्री तोमर ने कहा कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतर्गत 10,000 करोड़ के प्रस्ताव राज्यों से प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश द्वारा इनमें से सर्वाधिक परियोजनाएं 1,000 करोड़ रुपए की भागीदारी के साथ की गई हैं, जो सराहनीय है। इस बैठक में किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार की कृषि संबंधी योजनाओं की समीक्षा हुई और साथ ही मध्य प्रदेश में कृषि क्षेत्र के नवाचारों पर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कृषि की आय को दोगुना करने के संकल्प को पूर्ण करने के लिए राज्य सरकार 5 सूत्रीय कार्यक्रमों पर कार्य कर रही है, जिनमें कृषि का उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत कम करना, किसानों को उत्पादन का सही मूल्य दिलाना, नुकसान की भरपाई करना और किसानों को कृषि के विविधीकरण के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने ये बात विगत दिनों भोपाल के मिंटो हॉल में आयोजित कृषि यंत्र और प्रदर्शनी के अवसर पर कही। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प है कि हम प्रदेश के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करते रहेंगे। प्रदेश का किसान स्वावलंबी बने, यही हमारा लक्ष्य है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश के किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल उपस्थित थे। इनकी गरिमामयी उपस्थिति में ही हितग्राहियों को निःशुल्क बीज की मिनी किट वितरित की गई और कृषक उत्पादक संगठनों का गठन और कृषि अधोसंरचना निधि के अंतर्गत हितग्राहियों को हित लाभ वितरित किया गया। सब्जी उत्पादन करने वाले किसान अगले माह रोपाई करने हेतु इस सप्ताह टमाटर की उन्नतिशील किस्मों जैसे पंजाब छुआरा, पूसा रूबी, काशी अमृत, काशी विशेष, अनुपम, पूसा शीतल हैं। संकर किस्में नवीन वैशाली, रूपाली, सोनाली में से किसी एक किस्म की पौधशाला में बुआई करें एवं
1 एकड़ खेत की रोपाई हेतु 200 ग्राम बीज को प्रति 40 वर्ग मीटर क्षेत्र के हिसाब से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए। प्रमाणित बीज ही बोएं। यदि घर का बीज बो रहे हों तब बीज के अच्छे जमाव एवं रोग रहित फसल के लिए बीज को 3 ग्राम थायरम प्रति किलोग्राम बीज के मान से उपचारित जरूर कर लेना चाहिए। नर्सरी में रोग रहित पौधों की बढ़वार के लिए नर्सरी की सतह को 20 सेंटीमीटर ऊंचा उठाकर बनाना चाहिए। जीरो टिलेज सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल का उपयोग विशेष रूप से धान की फसल की कटाई के बाद रबी सीजन में बिना खेत तैयार किए सीधे बुआई के लिए किया जाता है, जिससे खेत तैयार करने में लागत व समय की बचत होती है। साथ ही धान की खेत की शेष नमी से रबी की फसल का अंकुरण आसानी से ही जाता है। इस यंत्र के द्वारा सामान्य फसलों की बुआई सामान्य सीड कम फर्टिलाइजर की तरह की जा सकती है। किसानों को मौसम विभाग की सलाह। मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि नींबू वर्गीय फलों में कैंकर की रोकथाम के उपाय करें। लहसुन की उन्नत प्रजाति जैसे G282 एवं G223 का चुनाव करें। पपीता में तना सड़ांध के नियंत्रण के लिए बोर्डो मिक्सचर का उपयोग करें। अमरूद में तना छेदक के नियंत्रण के उपाय करें। अमरूद एवं अनार और नींबू की कटाई एवं छटाई करें। किसान भाइयों, खबरें खेती में बस इतना ही। अब आप मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। तो किसान भाइयों, आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में इतना ही। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे खेती किसानी से जुड़ी नई जानकारियों के साथ, नई तकनीकों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।